हेलो, वेलकम ऑल टू सी एस विद शशांक। तो हम कहाँ थे? हमने सी ए कल कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया था कि कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। और अपन ने कंपनीज एक्ट के अंडर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और पढ़ते हैं पॉलिसीज़ अंडर दी सेबी LODR रेगुलेशन 2015। कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जो कि सेबी की जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशन है उसके अंदर आती है। तो सबसे पहले इसमें आती है रिस्क पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो रिस्क पॉलिसी क्या होती है इसको समझते हैं। रिस्क पॉलिसी, लिस्टेड एंटिटी शैल हैव अ रिस्क पॉलिसी विच शैल बी रिवाइव्ड एंड गाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्टेड एंटिटीज़ के पास में अपनी खुद की कुछ रिस्क पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, विच शैल बी रिवाइव्ड एंड गाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे रिवाइव और गाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। मतलब हर जो कंपनी होती है, हर जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है, ठीक है, आपको सबको पता है कि भैया सेबी का जो LODR रेगुलेशन है वो केवल और केवल स्पेसिफिक है लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए। तो जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज़ होती है वो अपने कंपनी में एक रिस्क पॉलिसी बनाती है। ठीक है, ये जो रिस्क पॉलिसी रहती है ये इनका बेसिकली इसका काम रहता है रिस्क मैनेजमेंट पूरा तरीके से। ठीक है, जो रिस्क पॉलिसी रहती है उसका काम पूरा तरीके से रहता है रिस्क को मैनेज करना। अब ये जो रिस्क पॉलिसी रहती है इसको कौन बनाता है? तो ये जो पॉलिसी है उसको बनाने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको गाइड भी करते हैं। दूसरी पॉलिसी आती है पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कहती है? तो देखो, जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस फुलफ़िल करने की, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, ये तो उससे जुड़ी हुई भी एक पॉलिसी होना, तो उसके लिए भी एक पॉलिसी होना ज़रूरी हो जाता है। लिस्टेड एंटिटी शैल हैव अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशन क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। तो जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है, ठीक है, उनके पास में पॉलिसी होती है जिसकी मदद से वो प्रिजर्व कर सकती है, संभाल सकती है जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या जो भी पेपर वर्क होता है उसको अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको भी भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करता है। मतलब स्वाभाविक बात है, जो भी पॉलिसी बनाते हो तो उसे अप्रूवल आपको लेना पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करता है। क्लासीफाइंग देम इन एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। ठीक है, और 2 कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है। मतलब जो भी पॉलिसी रहती है उसको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया जाता है। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट हुज प्रिजर्वेशन शैल बी परमानेंट इन नेचर। ठीक है, ऐसे मतलब पॉलिसी को नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भैया जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए भी पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, अब जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है कि वो क्लासीफाई कर देता है, एक तरीके से कैटेगराइज कर देता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को 2 भागों में। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिनको प्रिजर्व करना रहता है परमानेंटली, ठीक है, जिनको कि भैया आप कभी भी टेम्परेरी नहीं, जिनको आपको परमानेंटली अपने पास संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, आप उनको लेट गो नहीं कर सकते। और दूसरे होते हैं वो डॉक्यूमेंट जिनका प्रिजर्वेशन मैक्स टू मैक्स 8 साल तक का रहता है। 8 साल बाद आप चाहो तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आप चाहो तो उसको जला सकते हो, जो भी आपका मन हो, ठीक है, फाड़ सकते हो, फेंक सकते हो। ठीक है, कंप्लीटली ये कंपनी पर रहता है वॉलंटरीली। ये डॉक्यूमेंट में भी प्रिजर्व इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहते हैं, ठीक है, ये भी इसमें ही आ जाते हैं। तो पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट समझ में आया क्या होता है? ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की पॉलिसी रहती है उसे कहा जाता है पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तीसरी जो आती है वो है आर्काइवल पॉलिसी। देखो, आर्काइवल पॉलिसी क्या कहती है तो समझना। लिस्टेड एंटिटीज़ वुड आइडेंटिफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड अंडर वेरियस रेगुलेशंस इन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ लॉ एंड देन डेवलप अ सूटेबल आर्काइवल पॉलिसी। जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती है या वो कंपनीज जो कि NSE, BSE या जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं वहाँ पे लिस्ट होती है, ठीक है, ऐसी जो कंपनीज रहती है वो आइडेंटिफाई करती है
ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनको प्रिजर्व करना रहता है अलग अलग रेगुलेशंस के तहत, ठीक है, सिक्योरिटीज़ लॉ के रिलेटिंग, एंड देन डेवलप अ सूटेबल आर्काइवल पॉलिसी, और एक आर्काइवल पॉलिसी बना देती है। आर्काइव का मतलब तो सबको पता है, मतलब आर्काइव के क्या किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको एक हिडन जगह पे या एक सेफ जगह पे प्लेस कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं आर्काइव, ठीक है। आर्काइव का मतलब सबको पता है। तो आर्काइवल पॉलिसी का काम भी यही रहता है। आर्काइवल पॉलिसी का काम यही रहता है कि भैया सिक्योरिटीज़ लॉ से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन सबको संभाल के अलग रख देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ZF ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन, सिक्योरिटीज़ लॉ कवर्स द फॉलोइंग, ठीक है। अब सिक्योरिटीज़ लॉ में कौन कौन से लॉ आते हैं, तो लिस्टिंग रेगुलेशन एक अपना आता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, और जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है वो सारे, और रूल्स रेगुलेशंस और जो भी गाइडलाइंस है वो सब। चौथा आता है, चौथी पॉलिसी आती है पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, ठीक है, पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, ऐसी पॉलिसीज जिससे कि आप मटेरियल सब्सिडरी डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो मटेरियल सब्सिडरी का सबसे पहले अपन समझते हैं मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है। तो मटेरियल सब्सिडरी शेल मीन्स अ सब्सिडरी हुज इनकम ऑन नेटवर्थ एक्सीड 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम ऑन नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। मतलब ऐसी सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ 20% से ज़्यादा हो जाती है कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के लिस्टेड एंटिटी के, उसे कहा जाता है मटेरियल सब्सिडरी। मतलब कि मटेरियल, यहाँ पे जो शब्द है इसके समझो, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होता है ऐसी सब्सिडरी जो कि मटेरियल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी लिस्टेड एंटिटी के लिए, क्योंकि उसका मेजर जो इनकम है या जो उसका मेजर जो नेटवर्थ है वो उस सब्सिडरी से आ रहा है, ठीक है। यानी सब्सिडरीज इन इमीडिएट प्रेसिडिंग अकाउंटिंग ईयर द लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, ठीक है। जो भी लिस्टेड एंटिटी होती है, ठीक है, जो भी मतलब लिस्टेड कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज जो होती है, वो क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है उन मटेरियल सब्सिडरीज़ के लिए, ताकि वो सब्सिडरीज़ जो है वैसे ही ग्रो करती रहे और जो लिस्टेड एंटिटी है उसका प्रॉफिट बढ़ता रहे, ठीक है। पांचवी आती है पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है। मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा आराम से। देखो A transaction with a related party shall be considered material if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statement of the listed entity। समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी आप रिलेटेड पार्टी के साथ में करते हो, ठीक है, और वो जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, चाहे आप इंडिविजुअली इंटर हुए उस ट्रांजेक्शन में या टुगेदर पिछले ट्रांजेक्शन मिला के ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड्स 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जो भी लिस्टेड एंटिटी का टर्नओवर है उसके 10% से ज़्यादा चले जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या, मटेरियल या हाँ मटेरियल रिलेटेड पार्टी, ठीक है। एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी, मतलब ऐसी रिलेटेड पार्टी जिसके साथ में आपका ट्रांजेक्शन जो है वो लिस्टेड एंटिटी के कंसोलिडेटेड टर्नओवर, एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के 10% से ज़्यादा चले जाता है, उसे कहा जाता है क्या, मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी। द लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, लिस्टेड एंटिटी इसके लिए भी अपनी एक पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ जो आती है पॉलिसी, वो आती है पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। मतलब किसी इवेंट की मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने की पॉलिसी, किसी इवेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिटरमाइन करने की, उसको पता करने की पॉलिसी। तो लिस्टेड एंटिटी शैल फ्रेम पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच शैल बी डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट। एक जो लिस्टेड एंटिटी होती है, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, वो क्या करती है, वो पॉलिसी बनाती है ताकि वो उन इवेंट्स की मटेरियलिटी देख सके, ठीक है, मतलब उन मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सके, ड्यूली अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूली अप्रूव करते हैं और ये चीज़ वो अपनी वेबसाइट पे भी प्लेस करती है। ये पॉलिसी शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन। जो पॉलिसी होती है वो कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड होती है। जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, सबसे पहला ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इन्फॉर्मेशन विच इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूटी और अल्टरेशन ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल पब्लिकली। मतलब
कोई इवेंट या इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर देना, ठीक है, जिसके लाइकली रिजल्ट जो है वो पड़ सकता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर, या ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इन्फॉर्मेशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन, ठीक है, ऐसा कोई इवेंट या इन्फॉर्मेशन जिसको ओमिट करने से मार्केट के ऊपर सिग्निफिकेंट रिएक्शंस आ सकते हैं या मार्केट पे असर पड़ सकता है, या इन केस वेयर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए एंड बी आर नॉट अप्लीकेबल, अगर जो ए और बी वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होता है तो ऐसा इवेंट या ऐसी इन्फॉर्मेशन मे बी ट्रीटेड एज बीइंग मटेरियल, उससे मटेरियल ट्रीट किया जाएगा इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है। फिर आती है 7th विसल ब्लोअर पॉलिसी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि भैया कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती है। तो देखो अपन ने अब तक 6 पॉलिसीज़ पढ़ ली है। 6 पॉलिसीज़ में आती है रिस्क पॉलिसी, जो कि रिस्क को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ठीक है, कि रिस्क को देखते हुए। फिर आती है पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कितने समय तक के लिए प्रिजर्व करना है। तीसरा आता है आर्काइवल पॉलिसी, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ लॉ से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो आर्काइवल पॉलिसी बनाई जाती है। चौथा आता है पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, ठीक है, मटेरियल सब्सिडरी जो इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि भैया ये जो है मटेरियल सब्सिडरी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है और मटेरियल इवेंट्स के लिए भी, ठीक है। एक और अपन पढ़ लेते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी, जल्दी जल्दी थोड़ा क्विक करते हैं। तो लिस्टेड एंटिटी जो रहती है वो एक विजाइल मैकेनिज्म बनाती है अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जेन्युइन कंसर्न जो है उनकी वहाँ पे जाके मतलब एक विजाइल मैकेनिज्म का काम क्या होता है। तो देखो लिस्टेड एंटिटी जो रहती है उनको एक विजाइल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि आप जाके आपके ग्रीवेंसेस सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। आपके जो भी आपको तकलीफ है आप वहाँ जाके बताइए, वो आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करेगी, ठीक है। तो क्योंकि उसका डायरेक्ट ऑडिट कनेक्शन रहता है ऑडिट कमेटी के साथ में, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी जैसे कहते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी, ताकि भैया जो भी एम्प्लॉई है उसके जो भी कंसर्न है वो कंपनी के ही अंदर ख़त्म हो जाए, ना कि वो बाहर जाके कंपनी की इमेज बिगाड़े, ठीक है। फिर आता है 8वां पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स की मैनेजरल पर्सन एंड अदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो लिस्टेड एंटिटी जो रहती है, जो मतलब जो कंपनियाँ लिस्टेड होती है, वो पॉलिसी बनाती है भैया एक मतलब पॉलिसी बनाती है ताकि जो डायरेक्टर्स का, की मैनेजर पर्सन का, अदर एम्प्लॉयज़ का जो रेम्यूनरेशन है वो तय किया जा सके कि कितना देना है कितना नहीं, ठीक है। पॉलिसी ऑन बोर्ड डाइवर्सिटी, भैया बोर्ड की डाइवर्सिटी, भैया बोर्ड में मतलब कौन कौन से टाइप के लोग रहेंगे, कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले लोग रहेंगे, कौन कौन से नॉलेज वाले लोग रहेंगे, उनके लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहती है कि भैया ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन वाले लोग ही होना चाहिए, ठीक है। फिर एक आती है 10th डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पूरी तरीके से भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है, ठीक है, कि कैसे जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो फिर भी इसको आप समझ लेते हैं क्या है ये। तो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाना रहती है। मतलब हर किसी लिस्टेड एंटिटी को नहीं बनाना है, ठीक है, केवल जो टॉप की 500 लिस्टेड एंटिटीज़ है उनको ही बनाना रहती है, ठीक है। और ये चीज़ उनको अपने एनुअल रिपोर्ट में और वेबसाइट में प्लेस भी करना रहती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होगी, सबसे पहला सर्कमस्टांसेस अंडर विच शेयर होल्डर मे और मे नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड, ठीक है। ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें कि शेयर होल्डर जो हैं लिस्टेड एंटिटी के वो एक्सपेक्ट ना करे या करे भैया डिविडेंड, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो कि कंसिडर किया जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर करते समय। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंसिडर किए जाएंगे डिविडेंड डिक्लेयर करते समय, ठीक है। पॉलिसीज़ रिटेन अर्निंग से जुड़ी हुई कि कहाँ उसको यूटिलाइज़ करना है कहाँ नहीं, अगर बनी हुई है कंपनी में रिटेन अर्निंग के से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ की उसको कहाँ ख़त्म करना है और कहाँ नहीं करना है वो चीज़। और फिर आता है एक पैरामीटर दैट शैल बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर, ठीक है। इफ द लिस्टेड एंटिटी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स इन एडिशन टू क्लॉज ए टू ई और प्रपोजेस टू चेंज सच एडिशनल पैरामीटर कंटेनिंग इन ऑफ द पैरामीटर शैल डिस्क्लोज सच चेंज, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर लिस्टेड एंटिटी को कोई भी चेंजेस करना है पैरामीटर्स में तो उसको भैया ये चेंज, ठीक है, अपने एनुअल रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा, ठीक है। इट शैल डिस्क्लोज सच चेंजेस अलॉन्ग विद द रेशनल फॉर द सेम, ठीक है, मतलब फैक्ट के साथ में कि क्यों उसने चेंज करा। और सबसे आखिरी में पॉइंट आता है लिस्टेड एंटिटी अदर देन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट में डिस्क्लोज देयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। वो चाहे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो उनके ऊपर वॉलंटरी रहता है अपनी एनुअल रिपोर्ट या वेबसाइट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इस वजह से। तो हमने कुल 10 हमने 10 के समथिंग कुछ पॉलिसीज़ पढ़ी जो कि CBLODR में आती है, ठीक है। रिस्क पॉलिसी,
पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट, आर्काइवल पॉलिसी, मटेरियल सब्सिडरी के लिए पॉलिसी, रिलेटेड पार्टी के लिए पॉलिसी, ठीक है, मटेरियल इवेंट्स के लिए पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, केएमपी डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉयज़ को के रेम्यूनरेशन से जुड़ी हुई पॉलिसी, डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड से जुड़ी हुई पॉलिसी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये कुल 10 हमने पॉलिसीज़ पढ़ी जो कि सेबी के अंडर आती है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो। मैं आज और अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी थॉट्स है वीडियोस को लेके आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है कहाँ नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ये सीरीज़ तो हमारी चलती रहेगी। इसके साथ में अगर आपको कोई और टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के बारे में या सिक्योरिटीज़ लॉ के बारे में आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। हम उसको भी लेके चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर में ही अटैम्प्ट आने वाला है सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का, ठीक है। तो अगर सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। होप कि आपका दिन अच्छा रहे, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो बिल्कुल इसे लोगों तक पहुंचाइए, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, जिसको भी नीड हो उस तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।